नमस्कार। मैं आशीष सिंह टीजीटी पीजीटी एकेडमी में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया भी जारी होगी। तो आइए सभी लोग तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। भाई जितने भी साथी हैं सभी लोग तेजी के साथ आइए और जुड़ने का प्रयास करें। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2026 के लिए ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट है, जिसमें आज का जो टॉपिक है उसे हम पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। यह संकल्प बैच से जुड़ने के लिए आप सभी लोग के सामने नंबर है, ध्यान दीजिएगा, 9628959237। दूसरा नंबर है 8318489291। इन दोनों नंबरों में से किसी एक नंबर पर आप कॉल करके बहुत ही आसानी के साथ इसमें से आप जुड़ सकते हैं। तो रूहानी जी हैं, स्वागत है भैया आप सभी लोगों का। और आप रोज की तरह आप बढ़िया उपस्थित हो चुके हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग जो पढ़े उसको रिकैप करते हुए आगे लोग बढ़ेंगे। हमने आपसे बताया था पृथ्वी की गतियां क्या है। पृथ्वी की गतियां आप सभी लोग बताइए, यानी मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो रूहानी जी तेजी के साथ बताइएगा। कारण क्या है, क्योंकि कल हमने आपको बहुत सी चीजें बता दी। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उसमें दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक आप सभी लोग जानते हैं जिसे दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन भी कहते हैं। घूर्णन को हम रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से इसको हम एक्सियल मोशन भी कहते हैं। एक्सियल मोशन भी कहते हैं। ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर रखना। अच्छा, जो दूसरा है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वार्षिक गति है। कौन सी गति? वार्षिक गति है, कॉमा करके ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से रेवोल्यूशन है। ठीक, और भी देख सकते हैं इसको। इसको हम लोग ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं। ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं। ओके, ये दो प्रकार की गतियां हैं जिसको हम लोग सामान्य रूप से एक्सियल मोशन और ऑर्बिटल मोशन के नाम से जानते हैं। अगर हम एक्सियल मोशन की बात करते हैं, इसकी एक्सियल मोशन की बात करते हैं, एक्सियल मोशन में आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहला तो जो हमारी अर्थ है, ठीक है ना, वो 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव है। कैसा है? अक्षीय झुकाव है। अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री का। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका जो है एक परिभ्रमण कितना होता है। एक तो आप देखेंगे जो सिंगल स्पिन करती है, जो सिंगल स्पिन होता है वह कितना होता है, तो आप बताएंगे 23 आवर। एक इसी तरह से आप देखेंगे 56 मिनट और 4 सेकेंड का। ठीक है, इसी को आप अथवा करके लिख सकते हैं 24 घंटे का। ये चीज आप सभी लोगों को बताना। तो दो फैक्ट आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं कदम साहब भी जुड़ चुके हैं। कदम जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एक आगे ध्यान दीजिएगा, अगला जो पॉइंट है 8 जनवरी 1851, एक तिथि है 8 जनवरी 1851 की, और इस तिथि को लियोन फुकाल्ट ने, याद रखिएगा क्या नाम है इनका, लियोन फुकाल्ट। इसको थोड़ा सा आप सभी लोग अंडरलाइन करिएगा। 8 जनवरी 1851 ईस्वी को
एक खगोल वेत्ता थे जिनका नाम है लियोन फुकाल्ट। उन्होंने फुकाल्ट पेंडुलम के जरिए, याद रखिएगा किसके जरिए, फुकाल्ट, फुकाल्ट पेंडुलम के जरिए सर्वप्रथम पृथ्वी के दैनिक गति की माप की थी। इस पॉइंट को याद रखिए। 8 जनवरी 1851 ईस्वी को लियोन फुकाल्ट के द्वारा एक पेंडुलम को खोजा गया और इस पेंडुलम के माध्यम से ये पता चला कि हमारी पृथ्वी अक्ष पर घूमती है। कहां पर घूमती है, अक्ष पर घूमती है। इसलिए हर साल 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसलिए या इस कारण प्रतिवर्ष 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यही कारण है जिसके कारण पृथ्वी परिभ्रमण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां तक क्लियर है? हेलो, हाँ हाँ, ठीक। ठीक, यहां तक क्लियर है? पिंटू साहब भी जुड़ चुके हैं। पिंटू जी स्वागत है आपका, कैसे हैं भाई? पिंटू साहब भी आ चुके हैं। अरुण साहब भी जल्दी जल्दी आने का प्रयास करें। रूहानी जी हैं और मैं चाहूंगा कि आप अन्य साथी भी तेजी के साथ फटाफट जुड़ने का प्रयास करें। अब अगर हम पृथ्वी के घूर्णन की गति को समझें, है ना, आप सभी लोग क्या बता सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? बताइए सभी लोग, इसका जवाब क्या होगा? यानी हमारी जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर जब ऐसे घूमती है तो उसकी स्पीड कितनी है, घूर्णन गति कितनी है, रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ के विषय में आप सभी लोग को बताना है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक आप सभी लोग बताइएगा। यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सर्वाधिक, तथा ध्रुवों पर न्यूनतम मतलब 0 किलोमीटर पर आवर, है ना, होती है। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आप बढ़ेंगे तो पृथ्वी का जो रोटेशन है वह कम होता चला जाता है। तो मोहनलाल साहब हैं, उन्होंने बताया 1610 किलोमीटर प्रति आवर। रूहानी जी कह रही हैं कि 1670 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 1674.7 किलोमीटर, याद रखिए 1674.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। लेकिन ध्रुवों पर इसकी जो स्पीड होती है 0 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और यहां से एसर्शन और रीजन वाला सवाल आता है कि हमारी जो पृथ्वी है
भूमध्य रेखा पर इसका जो एक्सियल स्पीड है वो मैक्सिमम है और पोलर पर जो एक्सियल स्पीड है वो बहुत ही न्यूनतम है। तो एक बार सभी लोग थंब अप करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है और आप सभी लोग इस चीज को जानते भी होंगे। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है कि, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर क्यों अधिकतम है, तो भूमध्य रेखा की परिधि अधिक है। तो भूमध्य रेखा की परिधि क्या है, अधिक है, इस कारण है। लेकिन ध्रुवों पर क्यों कम है, तो ध्रुवों की जो परिधि है, ध्रुवों की परिधि है, ठीक है ना, कम है। इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर रोटेशन मैक्सिमम है और यहां पर रोटेशन न्यूनतम है। इस पॉइंट को आप सभी लोग अच्छे तरीके से क्लियर रखें। चलिए अगला जिसमें जो फैक्ट है आप सभी लोग को याद रखना है, दैनिक गति। दैनिक गति अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण को लेकर के है, पृथ्वी के घूर्णन को लेकर के है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दैनिक गति के कारण ही कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। याद रखिएगा कौन सा बल, दैनिक गति के कारण ही कोरियालिस बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जो समुद्री धाराओं, जो समुद्री धाराओं तथा हवाओं को प्रतिकूल बना देता है, प्रतिकूल बना देता है। ये लीजिए भाई, इसको भी सभी लोग अच्छे से नोट करेंगे। जो समुद्री धाराओं और हवाओं को क्या करता है, प्रतिकूल बना देता है। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। नासा का नाम सुने होंगे। नासा का कहना यह है कि ग्लेशियर हो, ग्लेशियर या बर्फ के पिघलने से पृथ्वी की गति में आंशिक प्रभाव पड़ता है, आंशिक प्रभाव पड़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब बड़े स्तर पर ग्लेशियर पिघलते हैं या बर्फ पिघलती है तो बहुत मास लेवल पर वाटर कहीं ना कहीं पहुंचता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जो घूर्णन होता है उसमें आंशिक कहीं ना कहीं प्रभाव या मामूली बदलाव सामान्य रूप से देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है? चलिए भाई सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, दैनिक गति के कारण ही, दैनिक गति का कारण ही दैनिक ज्वार का परिणाम माना जाता है, परिणाम माना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो रोटेशन ऑफ अर्थ से संबंधित है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एग्जाम में अगर आएगा तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पिंटू जी कहते हैं सर कितना बनाए हैं नोट्स, कितने चैप्टर, तो किसी से शायद पूछ रहे हैं, तो भाई जवाब दे दीजिए। आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें भाई, जिनसे पूछ रहे हूं।
चलिए, अब इसके बाद अगला हम लोग बात करेंगे कक्षीय गति, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है पिंटू जी, बताएं। आखिर ऑर्बिटल मोशन से क्या संदर्भ है? ऑर्बिटल मोशन होता क्या है? ऑर्बिटल मोशन होता क्या है? ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है? कितने समय में ये पूरा करता है? पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर कितने डिग्री झुकी हुई है? इन तमाम तरह की चीजों के विषय में आप सभी लोग बता सकते हैं, इंगित कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए भाई यहां पर समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पृथ्वी का अपने कक्ष पर, पृथ्वी का अपने कक्ष पर रहते हुए सूर्य की एक परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करना ही ऑर्बिटल मोशन या कक्षीय चाल या कक्षीय गति कहते हैं। पृथ्वी का अपने कक्ष पर रहते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेना ही पृथ्वी की कक्षीय गति कही जाती है। जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण भी कहते हैं, जो लगभग 365 दिन व 6 घंटों में एक दैनिक गति, माफ करेंगे, एक वार्षिक गति पूरा करती है। वार्षिक गति पूरा करती है। ध्यान दीजिएगा, 365 दिन व 6 घंटों में एक वार्षिक गति को पूरा करती है। तत्पश्चात आगे लिखेंगे, तत्पश्चात 4 वर्ष के अंतराल में यह गति 366 दिनों की होती है, जिसे खगोल शास्त्र में अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। नोट करें साथियों सभी लोग, अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। रुवानी जी कहते हैं कच्ची गति। कच्छीय लिखो ना, साफ साफ ऑर्बिटल शब्द लिखो, उसमें कच्ची शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की औसत कक्षीय जो गति होती है वह 1,07,226 किलोमीटर। याद रखिएगा, पृथ्वी की औसत कक्षीय गति 1,07,226 किलोमीटर पर आवर होती है।
ये लीजिए भाई, इसको सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। सभी लोग एक बार अच्छे से नोट करने का प्रयास करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ पा रहे होंगे। याद रखिएगा, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव, ये सभी लोगों को पता है, झुकाव 66.5 डिग्री है। कितना है? 66.5 डिग्री है। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब हेडिंग लगाइए सभी लोग। नेक्स्ट, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? सभी लोग बताइए, इक्विनॉक्स से क्या तात्पर्य है? आपके एग्जाम में हमने देखा कि कई बार जो है समान रूप से प्रश्नों में देखने को मिलता है कि आखिर इक्विनॉक्स होता क्या है। तो आप सभी लोग बताइए, इक्वी का मतलब क्या होता है और नॉक्स का मतलब क्या होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल शब्द का नाम सुने हैं भाई? इक्वी का मतलब होता है, इक्वी का मतलब होता है बराबर, और नॉक्स का मतलब क्या होता है? तो नॉक्स का मतलब होता है रात, है ना? ध्यान दीजिएगा, इक्वी का मतलब होता है बराबर और नॉक्स का मतलब क्या होता है? तो रात। इसका मतलब यह है कि इक्विनॉक्स को हिंदी में विषुव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इक्विनॉक्स को हिंदी में विषुव कहते हैं। ठीक है, यह वह खगोलीय घटना है। इक्विनॉक्स को हिंदी में विषुव कहते हैं। यह वह खगोलीय घटना है जो वर्ष में दो बार देखने को मिलती है। अब सीधी सी बात है, वर्ष में 2 बार देखने को मिलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि जो इक्विनॉक्स है वर्ष में 2 बार देखने को मिलती है। इसका मतलब लगभग 20 और 21 मार्च को, याद रखिएगा, 20 और 21 मार्च तथा 23, 22 और 23 सितंबर, यानी 20 और, याद रखेंगे, 20 और 21 मार्च एक यहां पर देखने को मिलता है, और दूसरा आप देखेंगे तो समान रूप से 22 और 23 सितंबर को देखने को मिलता है। 22 और 23 सितंबर को ये घटना देखने को मिलती है। तो इसको सभी लोग अंडरलाइन कर लीजिए। हमने ऊपर लिखा ना कि यह वह खगोलीय घटना है जो वर्ष में 2 बार देखने को मिलती है। तो एक है आपको 20 और 21 मार्च के आसपास, और दूसरा जो आपका है वह 22 से 23 सितंबर के आसपास देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। ठीक, और इस समय याद रखिएगा, आगे लिखेंगे, इस समय पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों, अब दोनों गोलार्धों का मतलब क्या हुआ?
यहां पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध से मतलब है, उत्तर व दक्षिण गोलार्ध, है ना। पूरब और पश्चिम से मतलब नहीं है ना। इस समय पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में ध्यान दीजिएगा, दिन व रात, दिन व रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है, इसको नोट कर लीजिए साथियों। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है। कब होती है? 20 से 21 मार्च को और 22 से 23 सितंबर को। ओके, एक बार सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखें, यहां तक क्लियर है? ठीक। अब इक्विनॉक्स की स्थिति में, यानी जब इक्विनॉक्स की स्थिति में सूर्य की स्थिति क्या होगी? इस समय सूर्य की स्थिति क्या होगी? सूर्य की स्थिति क्या होगी? याद रखिएगा, इक्विनॉक्स के समय, किसके समय? इक्विनॉक्स के समय, इक्विनॉक्स के समय सूर्य की स्थिति क्या होगी? अर्थात ये उदय की ओर से होगा। और ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट होते हैं, एक होता है सूर्य के उदय होने का समय और दूसरा होता है सूर्य के डूबने का समय। तो याद रखिए, याद रखेंगे सभी लोग, इस दिन सूर्य ठीक पूर्व में उगता है। यानी जब उगने की बात करेंगे तो सूर्य पूर्व में उगेगा, पूर्व में उगता है तथा दूसरी स्थिति क्या है? सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है, अस्त होता है। ये दोनों पॉइंट को आप सभी लोगों को याद रखना है। इक्विनॉक्स के समय सूर्य पूर्व में उगता है, यानी जो सनसेट होता है वह आपका ईस्ट में होता है, और जब आप देखेंगे सूर्य समान रूप से डूबता है तो उसे हम कहते हैं कि ये वेस्ट में होता है। ठीक। अब चलिए, आप सभी लोगों से सवाल है, अगर हम आपसे कहें कि ये जो 22, याद रखिएगा 20 और 21 मार्च का समय है, 20 और 21 मार्च के समय को वसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वसंत विषुव कहते हैं। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। 20 और 21 मार्च के समय को वसंत विषुव के नाम से जानते हैं, और सितंबर यानी 22 और 23 सितंबर के समय को शीत विषुव के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप सभी लोगों को याद रखना है, जो हम आपके सामने लिख रहे हैं कि अगर हम मौसम की बात करें तो मार्च के विषुव को उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव, है ना। खास तौर पे देखिए, मार्च का जो समय होगा और उसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की बात है, मार्च के विषुव को उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव कहते हैं। इस पॉइंट को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 23 यानी 22 और 23 सितंबर को याद रखिएगा, के विषुव को दक्षिण गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध में
शीतकालीन विषुव या शीत विषुव के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ये लीजिए भाई, सभी लोग इसको नोट कर लें। एक रूहानी जी कह रही इसी समय पर सर दिन और रात बराबर होते हैं। यस, बहुत बेहतर। चलिए, यहां तक क्लियर। एक बार सभी लोग थंब अप करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और इसके बाद हम समान रूप से देखेंगे दिन व रात का बड़ा व छोटा होना, छोटा होना। ठीक है, यानी हमारी जो पृथ्वी है इसमें आप सभी लोग देखते होंगे कि दिन और रात की अवधियां समान रूप से छोटी बड़ी होती हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत सहित अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन 21 जून, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा भारत सहित बात कर रहे हैं, भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन, ध्यान दीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में भारत सहित पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन 21 जून, याद रखिएगा 21 जून। क्या साथियों, 21 जून यानी ग्रीष्म संक्रांति को, ग्रीष्म संक्रांति को 21 जून को होता है, 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में भारत सहित पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन 21 जून अर्थात ग्रीष्म संक्रांति को होता है। वहीं सबसे छोटा दिन, याद रखिएगा, वहीं सबसे छोटा दिन, भाई सीधी सी बात है, बड़ा दिन तो हो गया, तो सबसे छोटा दिन, छोटा दिन 22 सितंबर, 22 सितंबर को यानी शीत संक्रांति को होता है। नोट करें साथियों, वही सबसे छोटा दिन 22 सितंबर को शीतकालीन संक्रांति में होता है। एक इसी दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, याद रखिएगा इसी दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें इसी दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर रखना, सीधी पड़ती हैं। ठीक, तो आप लोगों को यह भी पता चल गया सबसे बड़ा दिन कब होगा, सबसे छोटा दिन कब होगा।
इसी के विपरीत दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक, और आप सभी लोग दिन और रात की अवधियों के बराबर बराबर स्थिति को आपने देखा कि मार्च और सितंबर में पड़ता। तो जितने भी साथी हैं एक बार सभी लोग थंब अप करके बताने का प्रयास करें, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आप जानते हैं कि जो परिक्रमण होता है, क्या होता है, परिक्रमण होता है, जिसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि ऋतु परिवर्तन शामिल है। क्या है? ऋतु परिवर्तन शामिल है। ऋतु परिवर्तन होता है या ऋतु परिवर्तन शामिल है। इस पॉइंट को सभी लोग याद रखेंगे। ऋतु परिवर्तन समान रूप से शामिल है। यहां तक क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जब आप एस्ट्रोनॉमी पढ़े तो आप लोगों ने यूनिवर्स क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, इसी प्रकार से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित ढेर सारी हाइपोथेटिकल थ्योरीज को भी आपने देखा, और बहुत ही है ना यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी बिग बैंग को भी आपने देखा। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी में कितने प्रकार के तारे होते हैं, ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल के विषय में पूरी तरह से हमने पूरे एविडेंस के साथ आपको चीजें बताया। इसी तरह से चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, गैलेक्सी क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, प्लैनेट क्या है, सन क्या है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी बताया, और मोशन ऑफ अर्थ के विषय में भी हमने आपको सुनिश्चित कर दिया। एक पिंटू जी कह रहे हैं कि यदि आपसे संपर्क करना हो तो आपका नंबर मिलेगा। तो पिंटू जी, संस्था के नंबर पे आप तुरंत कॉल करिए। जब आप संस्था के नंबर पे कॉल करेंगे तो सीधी सी बात है, हमसे बात करवा दिया जाएगा, और उस समय बात करते वक्त अगर जरूरत पड़ेगी बताइएगा तो हम आपको अपना नंबर दे देंगे। ओके, जब संस्था का नंबर है तो सीधी सी बात है, संस्था का नंबर तो आशीष सर का नंबर, तो संस्था का नंबर है, उस पर आप सभी लोग कॉल करिए, बिल्कुल बातचीत हो जाएगी। उसमें क्यों क्यों नहीं बातचीत होगी भाई। चलिए, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद देखिए, एक बात है जो इसको आप सभी लोगों को समझना है भाई। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026, ठीक है ना, ये बैच आपके सामने है, और मैं आपको शुरू से कहता चला रहा हूं कि ये पेड क्लास है, यानी पेड बैच है। कैसा बैच है? पेड बैच है। और इसमें मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया। क्या पढ़ाया? एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया। आप सभी लोग जुड़े रहे तो आपके हर पहलुओं पर हमने चर्चा किया जो आप जानना चाहते थे, और इसके साथ साथ मैंने आपको डिक्टेट भी करवाया, लिखाया। समझाने के अलावा मैंने आपको लिखाया भी। लिखाने के साथ साथ आप देखेंगे तो अब इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं या फिर भविष्य में बनेंगे, तो इन प्रश्नों से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट तो मांग ही रहा है। ठीक है, ये चीज आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रयास ये भी करना चाहिए कि इसमें आपको लिखने की थोड़ा सा कला भी सीखना चाहिए। जैसे प्रश्न आ जाए कि ब्लैक होल को डिफाइन करिए, तो ब्लैक होल के विषय में आपको डिफाइन करना है, यानी
ज्यादा से ज्यादा सब कम से कम शब्दों से लेकर के बड़े से बड़े शब्दों यानी ज्यादा से ज्यादा शब्दों तक आप सभी लोग सक्षम होने चाहिए कि आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके विषय में लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो जिस विधा को हम समान रूप से आपके सामने रखे हैं उसका आपको अक्षरशः पालन करना है, जो आपके प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, और नोट्स के अलावा उसको रिवाइज करके जो इसमें सवाल बनेंगे उन सवालों को अच्छे से सही करना है। सही करने के साथ साथ आप सभी लोगों को मेंस के लिए लिखने की आर्ट भी क्लियर होनी चाहिए कि कितने, यानी अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो जाहिर सी बात है ज्यादा शब्दों में लिखना है, अति लघु उत्तरी है तो कम से कम शब्दों में लिखना है, इसी तरह से लघु उत्तरी है तो थोड़ा ज्यादा शब्दों में लिखना है। इन सब चीजों से भी आप सभी लोग परिचित रहिए। ठीक, यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के लिए बैच है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साथियों देखिए, मैं आपको शुरू से कहते हुए चला रहा हूं कि इस बैच से जुड़ें, याद रखिएगा, बैच से जुड़ें। बैच से जुड़े का मतलब हमने आपको देखिए पेड क्लास आपको पूरी एस्ट्रोनॉमी सोचिए पब्लिक क्लास में पढ़ा दी। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें सेगमेंट स्टार्ट होगा जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास एटलस होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? एटलस होना चाहिए। तो आप सभी लोग एटलस परचेज कर लीजिए और कम से कम दो हाइलाइटर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल चीजों के अलावा पॉलिटिकल चीजों को भी हम लोग देखेंगे। और जैसे ही किसी माउंटेन के विषय में, किसी प्लेटूस के विषय में, प्लेन्स के विषय में, डेजर्ट्स के विषय में, इत्यादि इत्यादि के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा, तो हम आपको चाहेंगे कि आप उसको, है ना, मानचित्र में अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना आए। लेकिन साथियों अब इसके बाद जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी वाला बैच होगा अर्थात सेगमेंट होगा, हो सकता है कि ये प्राइवेट कर दिया जाए। और जब प्राइवेट कर दिया जाएगा तो आप लोगों का जो रिदम है, जो एक प्रकार से रेगुलरिटी है, वो ब्रेक होगी और फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज सभी लोग बैच से जुड़ जाएं, फोन करें और बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। इसके अलावा भी जब बैच से जुड़ेंगे तो हमारा नंबर भी आपके पास होगा और आप सभी लोग अपनी बातों को भी रखें कि सर ये चीज कम समझ में आया है, आप सर हमको एक बार और पढ़ा दीजिए, तो हम आपको इसी में कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर के और भी अच्छे तरीके से बताने का कार्य कर सकते हैं। और अगर आप बैच से नहीं जुड़ते हैं तो साथियों माफ करिएगा, प्राइवेट होने के दौरान ये क्लास आपके रिदम को, आपकी रेगुलरिटी को ब्रेक करेगी और उसमें फिर आप हमको दोष मत दीजिएगा, ये दोष फिर आप ही का होगा। मानते हैं कि नहीं? तो आप सभी लोग संस्था के नंबर पर कॉल करके